राधे राधे प्यारे बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्लास 9 का साइंस का ये फर्स्ट चैप्टर है और यहीं से आपकी 9th की जर्नी शुरू होती है। ये आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाएंगे। आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी और ये जो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, उसके जो नोट्स होंगे वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप वहाँ से जाके नोट्स इसके ले सकते हैं। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम चैप्टर समझते हैं। तो चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है हमें उनके बारे में पढ़ना है। अब मैटर होता क्या है? मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो हमें वो पदार्थ के बारे में पढ़ना है, यानी कि मैटर के बारे में पढ़ना है। तो बुक में आपके लिखा है, एनसीईआरटी बुक में, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। आप अपने सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें देखते हो, बहुत कुछ है। पेन है, पेंसिल है, बुक है, फोन है, फैन है, लाइट्स है, वॉल है, बहुत कुछ चीजें हैं आपकी सराउंडिंग्स में। तो जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, उन सबको साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया है और उस नाम है, और उसका क्या नाम है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। मतलब सब कुछ मैटर ही है। जो एयर हम सांस ले रहे हैं, जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं, ये जो बादल है, ये जो मिट्टी है, ये जो पत्थर है, हर चीज क्या है? ये एक मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. अब आप एक चीज नोटिस करो, अभी तक हमने जितने भी नाम लिए हैं मैटर के, एयर हो गया, फूड हो गया, स्टोन हो गया, पेन, पेंसिल, बॉक्स, कुछ भी हो गया, इन सब का क्या है? एक पर्टिकुलर मास है ना? वो सभी का सभी कुछ ना कुछ वेट है, यानी कि मास है। और वो सभी की सभी चीजें क्या कर रही हैं? एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, एक जगह घेर रही हैं। तो हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि मैटर का एक पर्टिकुलर मास होता है और एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी कि स्पेस, वो जो जगह घेर रही है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत पहले समय से भी जो इंसान है वो अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहा है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, इंडिया के साइंटिस्ट, विदेशों के भी साइंटिस्ट, सब मिलकर क्या कर रहे थे? सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई हमारे सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं। तब उनको पता चला मैटर का, और वो तब मैटर के बारे में पढ़ने लग गए। तब उन्होंने, जो इंडिया के फिलोसफर्स थे, जो इंडिया में जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए। वो 5 बेसिक को क्या बोला? पंच तत्व। ठीक है, वो क्या थे? एयर, अर्थ, एयर यानी आसमान, हवा, अर्थ यानी कि धरती, फायर आग, स्काई यानी कि आसमान, और वाटर यानी कि जल। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. Indian philosophers के अकॉर्डिंग, चाहे वो चीज लिविंग हो, मतलब जिसमें जीवन हो, या नॉन लिविंग हो, मतलब वो बिल्कुल डेड हो, हर चीज पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है, ऐसा इंडियन फिलोसफर्स कहा करते थे। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. और ग्रीक फिलोसफर्स भी इस बात से सहमत थे, वो भी यही मानते थे कि हमारी जो चीजें हैं वो पंच तत्व यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड विद 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। लेकिन ये जो इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स की बात है, आज से 1500 साल पहले की बात है। अब चीजें बदल गई हैं, हम लोगों ने बहुत सी चीजें इन्वेंट कर ली हैं, मतलब बहुत कुछ पता चल चुका है, बहुत और डीप रिसर्च हो चुकी है। तो जो मॉडर्न रिसर्च है वो क्या करता है? मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक फिजिकल नेचर से और एक केमिकल नेचर से। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल नेचर, और केमिकल नेचर हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हमको पहला पढ़ना है फिजिकल। अभी इतना सब आपको इंट्रोडक्शन मिला, अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर में फर्स्ट टॉपिक है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर हर चीज मैटर है तो मैटर भी तो किसी चीज से बन के, मतलब किसी चीज से मिलकर बना होगा ना। वो क्या है? वो है पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. 2 schools यानी कि
दो ग्रुप ऐसे थे जो मैटर के बारे में अलग अलग सोच रखते थे। एक ग्रुप ऑफ पीपल ये थे कि वो कुछ और सोचते थे और एक ग्रुप ऑफ पीपल कुछ और सोचते थे मैटर से रिलेटेड। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? एक ग्रुप ये मानता था कि जो मैटर है वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा एक टुकड़ा है और उसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे तो वो होता है मैटर, ठीक है। और दूसरा ग्रुप ये मानता था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और उन पार्टिकल्स को मतलब ग्रुप में करके एक मैटर बनता है। तो जो पहला ग्रुप था वो गलत साबित हुआ और जो दूसरा ग्रुप था वो सही साबित हुआ। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है जिससे हमें पता करना है क्या कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है यानी कि लगातार एक लकड़ी के गुट्ठे की तरह है या क्या है, पार्टिकुलेट है, एक पार्टिकल्स वाली है। आपको लेना है 100 ml का बीकर, उसमें आपको भर देना है पानी, आधा बीकर पानी भर, ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। आपको लेना है एक बीकर, उसमें आपने यहाँ पे पानी भर दिया, फिर क्या करना है और इस लेवल को मार्क कर दो कि आपने यहाँ तक पानी भरा है। फिर क्या करना है, इसमें कुछ नमक या चीनी डाल दो, कुछ भी डाल दो आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मान लो आपने सॉल्ट डाला, इसमें आपने 1 चम्मच सॉल्ट डाला। अब क्या होगा, इसको आप ऐसे मिक्स कर दो, ठीक है। आपने इसको ऐसे मिक्स कर दिया। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि इसमें जो नमक है वो गायब हो गया, जो नमक था वो गायब हो गया। तो गायब होके गया कहाँ, तो इसे में बताया है कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट ऑफ शुगर हैज नॉट स्प्रेड थ्रू वाटर। तो इसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, जब हमने इसमें सॉल्ट डाला तो ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे पहले तो नीचे आके बैठे होंगे, उसके बाद ये पूरा स्प्रेड होना शुरू किए हैं, ठीक है। मान लो ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स थे, इसमें हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला। तो जो सॉल्ट का जो पार्टिकल था वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ ऐसे मिक्स हो गया और उसने अपना इसी पार्टिकल्स के साथ में इंटरमिक्स होके वो डिसॉल्व हो गया और एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन अब आप क्या नोटिस करोगे, ये जो पानी का लेवल था ना वो इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, अगर हम इसमें कुछ चीज डाल रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि जो पार्टिकल हमने डाला वो इसी पार्टिकल्स में आके मिक्स होकर कोई भी लेवल नहीं इंक्रीज कर रहा, मतलब इन्हीं के बीच में कहीं आगे घुस गया है। अब अगर यहाँ पे हमको ये चीज पता चल रही है, एक तो आपको डिफ्यूजन समझ में आ रहा है और दूसरा ये पता चल रहा है कि ये जो लिक्विड है ये भी मैटर से मिलकर बना है। जो पानी हमने लिया वो भी एक मैटर है और जो सॉल्ट हमने लिया वो भी मैटर है। तो मैटर एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। जब सॉल्ट का पार्टिकल आगे वाटर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया। तो ये थी एक्टिविटी 1। तो अगर आप चीनी लो या नमक लो, सबके साथ यही होने वाला है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो पार्टिकुलेट है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब क्या है, अब दूसरा टॉपिक है कि ये जो पार्टिकल्स हैं कितने स्मॉल हो सकते हैं, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है 1.2। तो हमें क्या लेना है, 2 to 3 crystals ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब 100 ml ऑफ वाटर आपको दोबारा लेना है और इसमें क्या करना है, 2 से 3 बूंद पोटेशियम परमैंगनेट के डालने हैं। अब पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है जो कि डार्क पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया है, ये देखिए पूरा डार्क पर्पल कलर का ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है। आपको सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल्स डालने हैं उसके वाटर में। फिर आप क्या देखोगे, आपको फिर क्या करना होगा, जैसे आपने पानी लिया, इसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर वो क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम परमैंगनेट के। जब ये इसमें मिक्स हो गया, तो इसमें से आपको 10 ml निकालने हैं, किसी और पानी में डालना है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। 100 ml वाटर लिया तो 100 ml ही सारे बीकर में होना चाहिए। अब आपने 1 स्पून पानी इसमें से लिया और इसमें डाल दिया, फिर आपने 1 स्पून पानी इसमें से लिया और दूसरे बीकर में डाल दिया। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डार्क पर्पल था, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा पर्पल है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, लेकिन पर्पल कलर तो है। इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपने यहाँ पे क्रिस्टल्स डाले, लेकिन वो इतने अच्छे से हर एक जगह वो स्प्रेड हो चुका है कि अगर आप उसका एक ड्रॉप भी लोगे, फिर से सुनो, 100 ml में से एक ड्रॉप भी अगर आपने वहां में से कुछ लिया, उस पानी को लिया, उसमें भी आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के। तो मतलब वो पानी के पार्टिकल्स के साथ में काफी अंदर तक पूरा इंटरमिक्स हो चुका है। तो आप उसको सेपरेट अभी ऐसे फिजिकली तो नहीं कर पाओगे, केमिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट फिजिकली अगर आपको बोला जाए सेपरेट करने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे। और आपको बस इसी से यही पता चला कि जो केमिकल्स है वो सब में मिक्स हो रहे हैं। आप चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे लो, यहाँ पे भी आपको पोटेशियम परमैंगनेट के सैंपल्स मिलेंगे।
फिर दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। हमें इसे ये पता चलता है कि अगर आप एक छोटा सा भी क्रिस्टल लेते हो पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो एक बड़े से अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि 1000, यहाँ पे तो हमने 100 ml लिया था ना, तो अगर आप 1000 लीटर का पानी भी ले लेते हो, बुक में लिखा है 1000 लीटर पानी भी ले लेते हो, तो उसमें वो अपना कलर दिखाएगा ही दिखाएगा, मतलब वो पूरे पानी में फैल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. अब इसमें क्या कह रहा है कि हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप एक छोटा क्रिस्टल भी लेते हो पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो अपने आप को मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेता है और कलर देता रहता है पानी में। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. अब अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो डेटॉल तो हो गई, डेटॉल नहीं होगा सेवलॉन हो गई, तो आप उसको पानी में डालकर देखो, डेटॉल की स्मेल आपको, आप चाहे इस बीकर तक पहुंच जाओ या 10वें बीकर तक चले जाओ, आपको डेटॉल की स्मेल आएगी ही आएगी, क्योंकि वो भी एक मैटर है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है और दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो चुके हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं हमें पार्टिकल्स के। पार्टिकल के आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला कैरेक्टर क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हमें ये तो पता चला कि एक्टिविटी 1 और 2 से क्या पता चला कि जो हमने पार्टिकल्स देखे थे शुगर के, सॉल्ट के, डेटॉल के, पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पानी में कितने अच्छे से डिसॉल्व हो चुका। तो हमें ये तो पता चला ना कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो दूसरा पार्टिकल अगर हम डाल रहे हैं तो इन स्पेसेस के बीच में आगे मिक्स हो जा रहा है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड यानी नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. अब वैसे ही जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या लेमोनेड बनाते हैं, तो जो एक मैटर का पार्टिकल है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल के स्पेसेस के बीच में आके घुस आता है और इंटरमिक्स हो जाता है। तो इसी से हमारा एक कैरेक्टर पता चला कि जो पार्टिकल होता है मैटर का, उनके बीच में स्पेस होता है। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये दूसरा कैरेक्टर है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब इसको भी समझाया है एग्जांपल से। एग्जांपल क्या है? सॉरी, एक्टिविटी से। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक का मतलब है अगरबत्ती, धूपबत्ती, जो पूजा करने में यूज होता है। इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट एज सो एज टू गेट इट्स स्मेल। नाउ लिट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस। हमें बोला गया कि एक अगरबत्ती लो और उसको जलाओ मत, उसको ऐसे एक कॉर्नर में रख दो, आपको वो स्मेल आएगी? नहीं आएगी। और वहीं पे अगर आप उसको जला दोगे, चाहे वो दूर ही क्यों ना रखा हो, कॉर्नर ऑफ क्लास में रखा हो, आपको उसकी स्मेल आ जाएगी। ऐसा क्यों? अब दूसरा फोर्थ, अभी मैं बताऊंगी रीजन। फोर्थ एक्टिविटी क्या है? 2 ग्लासेस लो या 2 बीकर लो, दोनों में पानी भरो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर। हाँ, आपको 2 बीकर लेना है, एक बीकर में आपको डालना है इंक और दूसरे बीकर में आपको डालना है हनी, और फिर दोनों को मिक्स करना है। सबसे ज्यादा जल्दी कौन मिक्स होगा? ऑफ कोर्स इंक जल्दी मिक्स हो जाएगा और हनी मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हनी विस्कस होता है, हाई विस्कोसिटी होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा थिक होता है, स्टिकी होता है। वहीं पे जो इंक है, इंक स्टिकी नहीं होता, लो विस्कोसिटी होती है, वो जल्दी स्प्रेड हो जाता है, और जो हनी है वो जल्दी स्प्रेड नहीं होता। अब एक और एक्टिविटी है 1.5। इसमें क्या है? आपको एक ठंडा ग्लास का पानी लेना है और आपको एक लेना है गरम पानी का ग्लास। गरम पानी में भी आपको डाल देना है पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट, और ठंडे पानी में भी आपको 1 ड्रॉप डाल देना है। किसमें जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा? गरम पानी जिसमें होगा उसमें जो इंक है या जो कॉपर सल्फेट है वो जल्दी से मिक्स हो जाएगा, और ठंडे पानी में धीरे धीरे होगा। ये सब क्यों हो रहा है? इसका जो रीजन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है, रेस्ट पे नहीं होते, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और फिर क्या होता है इनमें? तो इसी वजह से इनमें क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके में क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये लोग रेस्ट पे नहीं होते, ये पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होते रहता है, और इसी किस एनर्जी की वजह से मूवमेंट होता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होता है। आपने अगरबत्ती को आग लगाया, घर में खाना बनता होगा, तो जैसे फ्लेम ऑन होता है, फिर खाना पकता है, तो उसकी स्मेल आपको दूसरे रूम तक आती है, उसको भी हीट मिल रहा, ठीक है। अगरबत्ती आपने जलाई, उसको भी हीट मिल रहा। गर्म पानी रखा, वहां पे भी हीट है, तभी वो जल्दी स्प्रेड हुआ। तो जैसे आप हीट दोगे, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट्स होंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट हो रहा है।
एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पार्टिकल तेजी से मूव करते हैं. सो वी कैन से दैट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, वही बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. अभी तक एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पार्टिकल्स के साथ में इंटरमिक्स हो जाते हैं. तीनों एक्टिविटी में हमने यही पे देखा, अपने आप से इंटरमिक्स होते हैं, हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाया था इसमें. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. अब आपको एक नया टर्म मिल रहा है डिफ्यूजन का. इसका मतलब होता है कि जब टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं एक दूसरे में. ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इंटरमिक्स into each other on their own. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन. जब हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है और एक टाइप का पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में आपस में आके मिक्स हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं डिफ्यूजन ऑन देयर ओन. और हमने ये भी देखा कि हीट करने से डिफ्यूजन का जो रेट है बहुत तेजी से बढ़ता है. वही तो देखा ना, जल्दी स्प्रेड कर जाता है. अब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब जब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. अब इसके लिए भी आपको 3 एक्टिविटी दी गई है. पहला एक्टिविटी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खड़े हो जाओ. ठीक है, एक दूसरे का ऐसे कमर पकड़ के 4-5 फ्रेंड्स आ जाओ, साथ में खड़े हो जाओ और एक दूसरे का ऐसे कमर पकड़ के इंटरलॉक हो जाओ. और वहीं पे एक दूसरा ग्रुप आ जाए फ्रेंड्स का, वहां पे वो लोग किसी की कुछ भी शोल्डर कमर कुछ नहीं पकड़े, बस ऐसे स्ट्रेट खड़े एंड उनके फ्रेंड्स भी ऐसे स्ट्रेट खड़े सिर्फ चिपक कर. तो किनको तोड़ना जल्दी आसान होगा? 2 लोगों को लगाओ, एक आदमी को बोलो कि इस कॉर्नर से आपको खींचे. जिन्होंने इंटरलॉक कर रखा था वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, वो जल्दी नहीं टूटेंगे. और वहीं पे जो सिंपली स्ट्रेट खड़े होकर चिपके हुए थे वो जल्दी टूट जाएंगे क्योंकि उनके में कोई बॉन्डिंग नहीं थी. क्योंकि हम अभी अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है. अब तो सेकंड एक्टिविटी क्या थी कि टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. अब इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है वो सबसे पहले टूट जाएगा या ज्यादा देर तक टिका रहेगा? आपको एक लोहे की कील लेनी है, आयरन नेल, एक चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है. तो आयरन नेल को क्या करना है, हैमर करना है यानी हथौड़ा मारना है. चॉक पे क्या करना है, आपको कट करना है और रबर बैंड को स्ट्रेच करना है. तो इस एक्टिविटी के बारे में आप मुझे बताओ कि इनमें से ज्यादा फोर्स किसमें लगेगा हमें उसको अलग करने में? जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी उसको ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, जिसमें कम अट्रैक्शन होगी वो जल्दी टूट जाएगा. जैसे कि चॉक जल्दी टूट जाएगा, आयरन नेल लोहे का सॉलिड है वो देर से टूटेगा. फिर तीसरा एक्टिविटी क्या है, 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर. एक कंटेनर में पानी ले लो, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स. अब पानी के सरफेस को फिंगर से काटने की कोशिश करो. वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या पानी के सरफेस को आप काट पाओगे? What could be the reason behind the surface of water remaining together? अभी पानी का सरफेस एक दूसरे से कितने स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसके पीछे का रीजन क्या है? कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, ज्यादा अट्रैक्शन है उनके बीच में. तो इन सभी जो एक्टिविटीज हमें ये पता चलता है कि इन सभी पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड यही फोर्स उनको एक साथ एकजुट करके रखता है, इंटरलॉक करके रखता है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स से वेरी कर सकता है, हर पार्टिकल्स में एक जैसा फोर्स नहीं लगेगा. तो अभी हमने इतना ही पढ़ा है, अभी 1.2 तक हमने पूरा कंक्लूड कर लिया. इसके बाद का हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे. तो अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. आई होप 1% भी कहीं पे भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. राधे राधे.